नमस्कार, आज हमारा बायोलॉजी का जो नया टॉपिक रहने वाला है, उसका नाम है मानव मस्तिष्क। थंबनेल में देख लिया होगा। एक टॉपिक और हर एग्ज़ाम में काम आएगा। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर से ज़रूर आता है और उस क्वेश्चन को आज हम हल करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। अब डिजिटल बोर्ड पर स्लाइड लगाकर हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन ऐसे खुद ने डायग्राम बनाया है, मैंने खुद एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए और ना ही इस वीडियो को छोड़कर जाइए, क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ना है तो हर एक टॉपिक को मैं एक वीडियो में क्लियर करा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहीं इधर उधर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल फोकस बनाकर रखिए। हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क। ये डायग्राम से समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी और कहीं पर भी हम क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब शुरुआत करते हैं। ये मानव मस्तिष्क का डायग्राम है। छोटी मोटी चीज़ें जो तुम जानते होगे कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तीनों के भी और भाग होते हैं, उनको हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम छोटी मोटी जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। मानव का जो मस्तिष्क होता है, इसका जो लगभग औसत भार जो होता है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। औसत भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। इसका औसत भार होता है 1300 से 1400 ग्राम के आसपास इसका औसत भार होता है, मतलब वयस्क मनुष्य में। अगला पॉइंट है जो ये मानव मस्तिष्क है, अब इसके ऊपर जो हड्डियों का जो खोखला वो पाया जाता है, खोखला का कंकाल तंत्र। अब ये जो खोपड़ी है हमारी, अब देखोगे यहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। ऊपर बाल है, बाल के नीचे त्वचा है, त्वचा के नीचे क्या है, हड्डियाँ हैं। तो ये जो हमारी खोपड़ी है, इसका भी एक कंकाल है, ये पूरा खोपड़ा। ऊपर से जो हड्डियों का एक जाल होता है, हड्डियों का एक कंकाल, मतलब एक खोखला जाल नुमा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। मतलब मानव मस्तिष्क की जो हड्डियों का ये जो ढांचा होता है, पूरा ढांचा, इस ढांचे को बोलते हैं क्रेनियम। और इसमें टोटल 8 हड्डियां होती हैं। टोटल 8 हड्डियां होती हैं। हड्डियां वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 8 के नाम भी देख लेंगे। स्फिनोइड वगैरह, टेम्पोरल वगैरह, जितनी भी हड्डियां हैं यहाँ से शुरू होती है। टोटल 8 हड्डियां होती हैं हमारी। ये आगे वाली होती है, यहाँ से लेकर पीछे तक टोटल 8 हड्डियां होते हैं। तो इसे कंप्लीट पूरा क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। तो हड्डियों का ढांचा, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेनियम, जिसमें टोटल 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर अब हम देखेंगे कि ये जो 8 हड्डियों के ढांचे के अंदर अंदर क्या होता है, अंदर मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन, ये जो ब्रेन है, ये एक अंदर 1300 से 1400 ग्राम का इतना सा एक, इसके ऊपर एक इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा, मेरा कहने का मतलब ये है। और इसके ऊपर सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले बाल है, उसके नीचे त्वचा है, त्वचा के नीचे 8 हड्डियों का क्रेनियम नामक एक खोखला ढांचा है। उस ढांचे के नीचे क्या पाया जाएगा, अगर डायरेक्ट ये ब्रेन होता तो हड्डियों से, और वो ब्रेन डैमेज हो जाता। हड्डियों के जस्ट नीचे अगर ब्रेन होता तो उनसे क्या होता, हड्डियों से ब्रेन डैमेज हो जाता, क्योंकि ब्रेन होता है बहुत ही मुलायम, इतना मुलायम होता है बहुत ज़्यादा कि उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लेकिन अब इसको सुरक्षित रखने के लिए इन हड्डियों के कंकाल के इस ढांचे के नीचे क्या पाया जाता है, ऊपरी परत के अंदर CSF द्रव भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड। उस लिक्विड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब अगला पॉइंट ये है कि बाहरी झिल्ली, उस बाहरी झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजस। अब हमारे इस कंकाल जो द्रव भरा रहता है, उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजस। जो बाहर से अगर कोई चोट लगे, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, इसको सुरक्षित रखने के लिए ये सब होता है कि अगर चोट लगे तो सबसे पहले हमारा ये कंकाल झेल लेगा। फिर भी अगर कंकाल नहीं झेल पाता है हड्डियां, तो उसके बाद एक झिल्ली होती है मेनिंजस झिल्ली। इस झिल्ली में ये द्रव भरा होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये द्रव भरा होता है इसमें। इससे इसका जो सुरक्षा होती है, इस ब्रेन की, जो मेन ब्रेन होता है, इसकी सुरक्षा कौन करता है, मेनिंजस झिल्ली और क्रेनियम नामक 8 हड्डियों का एक ढांचा। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। सबसे बड़ा भाग इसका होता है प्रेमस्तिष्क। अगला आगे वाला जो भाग होता है, ये चपटा वाला, ये प्रेमस्तिष्क होता है। कुछ ऐसे बोलते हैं इसके बारे में कि अगर ये जितना बड़ा होगा, जिस इंसान का भी ये प्रेम मस्तिष्क जितना बड़ा होता है, उतना ही उसमें बुद्धि होती है।
मतलब इसका सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें बुद्धिमान होगा, कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर पाएगा। अगला पॉइंट है मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स, ये मस्तिष्क के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो न्यूरॉन्स की होती है, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं और बोलते हैं हमें। मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें पाई जाती हैं, 3 परतें, जिन 3 परतों को क्या बोलते हैं, DAP। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, शॉर्ट ट्रिक। इसे डी का मतलब होता है ड्यूरामाइड, डी से बनेगा ड्यूरामाइड, लिख लो इसको जल्दी से। ए से बनेगा एरिकनॉइड, ड्यूरामाइड, एरिकनॉइड, DAP। और पी से बनेगा पायोमेटर। तो मस्तिष्क की बाहरी तीनों परतों के नाम अगर याद करने हैं तो हमें उसको शॉर्ट DAP से नाम याद कर सकते हैं। DAP जो खाद होता है, तो DAP, डी से ड्यूरामाइड, ए से एरिकनॉइड, पी से पायोमेटर। ड्यूरामाइड, एरिकनॉइड और पायोमेटर, तीनों परत हो चुकी। तो इन तीनों झिल्लियों को कैसे याद करेंगे, DAP से, ड्यूरामाइड, एरिकनॉइड और पायोमीटर। तो ये है कुछ इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करिए जल्दी से। फिर इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब हम देखें क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब हम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले, इसमें एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले। तो पहला सवाल क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो न्यूरॉन पाई जाती हैं। और इनके बारे में एक फैक्ट और आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि न्यूरॉन तंत्रिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब जानते हो, अगर कोशिका डैमेज हो जाए तो वो नई कोशिका निर्माण नहीं करती है। आई बात समझ में, वो कोशिका फिर डेड ही हो जाती है। तो इसलिए जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो कैंसर बनता है उससे उस कैंसर का इलाज बहुत ही नामुमकिन होता है। और इसका एक फैक्ट और लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि मस्तिष्क एक ऐसा भाग है मनुष्य का जिसका ट्रांसप्लांट नहीं होता। मतलब एक जैसे किडनी खराब हो जाती है तो किडनी का डोनेशन हो जाता है, किडनी कोई दूसरे से ले लेते हैं मैच करके। तो उस प्रकार ये मस्तिष्क ऐसा है, इसका ट्रांसप्लांट नहीं होता क्योंकि इसमें न्यूरॉन सेल पाई जाती है। अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलेंगे। अगला सवाल कि जो हड्डियों का ढांचा होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रेनियम। हड्डियों का ढांचा होता है इसे क्रेनियम इसका नाम होता है। और इसमें टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं, 8 हड्डियां। अगला सवाल, ऊपरी परत जो होती है मेनिंजस, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजस झिल्ली। उस झिल्ली के नीचे एक द्रव भरा रहता है, उसे हम बोलते हैं CSF द्रव। क्या बोलते हैं, CSF द्रव। फिर मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें पाई जाती है, ये मैंने आपको बताते हैं। DAP से आप याद कर सकते हो, जल्दी से इनको लिखो। इसके बाद हम मस्तिष्क के पूरे तीनों भागों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इतनी जानकारी के बाद अब हम देखने मस्तिष्क की जो संरचना है, एक एक भाग को देखेंगे कौन सा भाग कहाँ पर पाया जाता है, इससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद इन सभी के कार्य देखेंगे और यहीं पर हमारा मस्तिष्क वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम तंत्रिका वगैरह पर चर्चा करेंगे, वो अगली वीडियो में। तो एक एक भाग पर हम इसमें नज़र डालें तो सबसे पहले होता है मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इतना सभी को पता होगा क्योंकि छोटी क्लासों में भी हम पढ़ लेते हैं इन चीज़ों को कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब सीधी सी बात है, अग्र होगा आगे, इस आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। और ये हाइपोथैलेमस वगैरह सब इसमें आते हैं। फिर मध्य मस्तिष्क यहाँ पर होता है, इसमें कार्पोरा पाए जाते हैं। और ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये जो भाग होता है, ये पीछे वाला भाग, ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये होता है अग्र मस्तिष्क जिसमें प्रेमस्तिष्क पाया जाता है। तो ये आगे का चपटा जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं प्रेमस्तिष्क सेरिब्रम। अब मध्य मस्तिष्क क्या होता है, इसके नीचे खोद कर इसको निकालेंगे, मतलब अंदर वहाँ पर पीयूष ग्रंथि वगैरह, कार्पोरा वगैरह पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। अब ये अग्र हो गया, मध्य हो गया। अब ये जो ये होता है यहाँ पर, इसे हम बोले पश्चिम मस्तिष्क। तो ये अनुमस्तिष्क और मेरुरज्जु यहाँ पर निकलती है जो हमारी गर्दन में जाती है। पॉन्स अंदर होता है। पीयूष ग्रंथि एक छोटी बिल्कुल आधे ग्राम के बराबर ग्रंथि होती है, इसको हम ग्रंथियों में पढ़ेंगे। और ये होता है मेडुला। तो ये सारे भाग हैं मस्तिष्क के। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में से अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है तो प्रेमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और कार्पोरा।
4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें से सही कौन सा करना है, कार्पोरा वाला करना है, क्योंकि कार्पोरा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये क्या मध्य मस्तिष्क का भाग है। आए बस समझ में। फिर क्वेश्चन बनेगा इनके कार्य पर, तो हम क्या इनके सबके कार्य देखने वाले हैं, सबके कौन सा भाग कौन सा काम करता है। तो बेसिकली हमारा जो हेड है, वैसे हेड है, हेड का मतलब जानते हो, हेड का मतलब होता है हेडमास्टर, तो सारी चीज़ों का नियंत्रण और समन्वय करता है ये। तो आगे हम देखेंगे सबके कार्य। अब मध्य मस्तिष्क में होता है कार्पोरा। कार्पोरा के कार्य तुम यहीं पर लिख सकते हो, इसके ज़्यादा बड़े नहीं है। ये देखने व सुनने को नियंत्रण करता है, देखने व सुनने की क्रिया का नियंत्रण करता है, क्रिया का नियंत्रण करता है। मतलब मध्य मस्तिष्क का कार्य तो मैंने यहीं पर समझा दिया, लेकिन अग्र और पश्चिम का मस्तिष्क के कार्य हम थोड़ा आगे देखेंगे इसको मिटाकर। तो मध्य मस्तिष्क में जो कार्पोरा भाग होता है, कार्पोरा वाला भाग, ये क्या करता है, देखने मतलब आंखों की जो इनका नियंत्रण करना और सुनने, इन सब का क्या करता है, नियंत्रण करना। नियंत्रण मतलब नियंत्रण जानते हो, पूरा इसका नियंत्रण मतलब कब देखना है, कैसे देखना है, कितना फोकस आ रहा है हमारे पे। अगर ज़्यादा लाइट आ जाती है तो आंखें बंद कर लेते हैं हम, और अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। तो इस सब क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, ये कार्पोरा भाग। देखने में सुनने की क्रिया, सुनने में भी क्रिया को नियंत्रण कौन करता है, कार्पोरा भाग। ज़्यादा अगर ध्वनि होती है तो हम उस जगह से थोड़ा दूर जाते हैं, क्योंकि हमारे कानों के पर्दा ना फट जाए। तो सुनने और देखने की क्रिया का नियंत्रण कार्पोरा वाला भाग करता है, ये आता है मध्य मस्तिष्क के अंदर। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क कहाँ पर होता है, यहाँ पर मैंने बता दिया। इसके 3 भाग होते हैं, ये एक ही है, ये 2 नहीं है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसको 4 मत समझना, इसको अंडरलाइन कर दो। ये देखो, ये एक होता है अनुमस्तिष्क। अब ये अनुमस्तिष्क यहाँ पर होता है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम बोलते हैं इसको, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। एक होता है पोन्स। पोन्स कहाँ पर होता है, ये रहा पोन्स, ये पोन्स है। तो पोन्स यहाँ पर पाया जाता है अंदर, ये पीयूष ग्रंथि के जस्ट नीचे पाया जाता है। पर इसके जस्ट मेरुरज्जु से थोड़ा ऊपर क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इन सभी के कार्य हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनेगा, अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो यही बनेगा कि अग्र मस्तिष्क का भाग है या नहीं है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है या नहीं है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, इनमें से कोई सा एक मिल जाएगा और बाकी के इनमें से मिल जाएंगे। मध्य मस्तिष्क के जो कार्पोरा वाले भाग के जो हमने काम देख लिए कि वो देखने और सुनने को नियंत्रण करता है। तो अब हम देखने वाले हैं बचे कुचे जो भाग हैं उनके कौन कौन से कार्य हैं। इसको जरूर नोट करिएगा और दिमाग में इसको फिट बैठा लो, फिट। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला भाग है प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क का कार्य होता है ज्ञान, चेतना, तर्क वितर्क करना आदि। मतलब ये सेंटर ऑफ नॉलेज होता है, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। कोई आदमी कितना बुद्धिमान होता है इसका पता इसी चलता है कि प्रेमस्तिष्क का जितना पृष्ठ बड़ा होगा, जितना क्षेत्रफल बड़ा होगा, जिसका ये बड़ा होता है, ये जितना चपटा होता है, ये मेरा भी ऐसा ही चपटा है, तो वो उतना ही बुद्धिमान होता है। आई बस समझ में। गोल गोल मुंडी वाले देखे होंगे आपने, गोल मुंडी वाले ऐसे मंगोलिज्म बोलते हैं उनको। तो उनमें क्या बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, ऐसे इधर उधर बहराते रहते हैं हमेशा। उनका प्रेम मस्तिष्क जो है ये विकसित नहीं होता। तो ये होता है सेंटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान, चेतना, तर्क वितर्क करना, सोचना समझना, इन सब का कंट्रोल प्रेम मस्तिष्क करता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये हमने पहले ही देख लिया। अगला भाग है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है थैलेमस। ये संवेदनाओं का नियंत्रण करता है। संवेदना मतलब संवेदी संवेदनाओं को ट्रांसफर करता है और उसको नियंत्रण करता है। संवेदना मतलब धूप से, हवा से, भारी वातावरण से, बारिश से, ठंड से। जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है, और ठंड होती है तो भी हमें पता चल जाता है। इन सभी संवेदनाओं को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस भाग। थैलेमस वाला भाग इसको कंट्रोल करता है। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वाला भाग है, ये भूख, प्यास, थकान, इच्छा, घृणा, सभी ऐसे संवेदों को ये नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। इसे हम हेडमास्टर बोलते हैं, हेडमास्टर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जबकि इसे बोलते हैं हेडमास्टर। ये उसका भी हेडमास्टर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को ही नियंत्रित करता है, लेकिन जो हमारी सारी क्रियाएं हैं, भूख हुई, प्यास हुई, थकान हुई, इच्छा हुई, घृणा हुई, या किसी से प्रेम मोहब्बत कुछ भी हो, सब चीज़ का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस मतलब लड़कों को ज़्यादा एक्टिव होता है हाइपोथैलेमस। तो
ये बात आई समझ में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब पिछले पश्चिम मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क, ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क पिछला जो भाग होता है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, मतलब जो क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार चलती हैं, जैसे हाथ को हिलाना, हाथ पैर हिलाना, चलना फिरना, डोलना, खेलना कूदना, मतलब जो क्रियाएं हमारी इच्छा अनुसार हो रही हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस हाथ को हिला सकता हूँ ऐसे, और मैं चाहूँ तो उसको एक जगह रोक सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डांस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो खेल सकता हूँ। ये सब क्या है, ये अच्छी क्रिया हैं। तो अच्छी क्रियाओं को नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क। अब देखिए, अब जो लोग शराब पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो शराब पीने वाले लोगों में क्या होता है, वो शराब में अल्कोहल होता है। अल्कोहल डायरेक्ट जाकर अनुमस्तिष्क पर इफेक्ट डालता है, अनुमस्तिष्क को निष्क्रिय करते देता है, इसको निष्क्रिय कर देता है इसकी क्रिया को। अब अनुमस्तिष्क काम नहीं करेगा तो आदमी ऐसे लहराता जाएगा हमेशा। यूँ है, दारू पीने वाले क्यों लहरते हैं, इधर उधर बक बक करते हैं, संयोग क्यों लहरते हैं वो, क्योंकि उनका अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। तो अनुमस्तिष्क मतलब अच्छी क्रियाएं, बोलना ये भी अच्छी क्रिया है, मैं चाहूँ जितना बोल सकता हूँ। तभी तो वो बड़बड़ाते रहते हैं दारू पीने वाले, क्योंकि वो अल्कोहल सीधा अनुमस्तिष्क पे जाकर अटैक करता है और इसकी क्रिया को निष्क्रिय कर देता है। आए बस समझ में। अगला भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये करता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण। अनैच्छिक क्रिया है हृदय का धड़कना, सांस लेना, पाचन करना, पलकों का झपकना, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सारी क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है। उल्टी करना, तो ये सारी क्या है, अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक मतलब इन पर हमारी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं हो सकता। क्या हम अपने हृदय की धड़कन को बंद कर सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपनी सांस को बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो कर सकते हैं। भाई 20 सेकंड 30 सेकंड, लास्ट 1-2 मिनट, इससे ज़्यादा करोगे तो मर जाओगे। पलक का झपकना ये अच्छी क्रिया है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स जो है, पोन्स श्वसन पर भी नियंत्रण करता है कुछ हद तक, ये विभिन्न अंगों को जोड़ता है। पोन्स क्या करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को इस ब्रेन को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है, और मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, पोन्स करता है। ये मस्तिष्क के सभी भाग हैं, सभी के कार्य मैंने समझा दिए। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता देना, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट जाता हूँ, और इसको ज़रूर नोट करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जब बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।